दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण टाइम्स न्यूज चैनल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बात में तारीफ करनी पड़ेगी कि वो जो है डिप्लोमेट नहीं है। आम राजनीतिज्ञों की तरह मौका परस्ती वो नहीं दिखाते कोई बात को कहने में। उनकी प्रतिबद्धता एक रहती है और खरी रहती है, भले ही उसकी आलोचना की जाए, भले ही उसको गलत ठहराया जाए, लेकिन वो तमाम सारे जो अन्य नेता हैं जो मौका देख के अपना बयान बदलने में चूक नहीं करते, जो अपने ही बयान को तोड़ मरोड़ कर देते हैं और कभी कुछ कहते जिनके इरादे बदलते रहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनमें से नहीं है। जो जातिगत जनगणना का मुद्दा ने जब जोर पकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तक उससे जो है घबरा गया और अमित शाह को ये कहना पड़ा कि हम जो है जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना फिर कराना क्यों नहीं चाहते जब विरोध में नहीं है, इसका कोई उत्तर उनकी तरफ से नहीं मिला। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पशोपेश में है कि वो जातिगत जनगणना कराए या ना कराए। जातिगत जनगणना कराने से उसकी पकड़ पुख्ता होगी, उन पर पिछड़ों पे हो सकता है कि उसकी पकड़ और पुख्ता हो जाए, लेकिन साथ साथ में ये खतरा भी है कि सवर्ण उससे खिसक सकते हैं और सवर्णों की संख्या भले ही कम हो, भले ही जो है तथाकथित उच्च जातियों की संख्या कम हो, लेकिन उनके अंदर प्रचार की शक्ति उनकी विपुल है और प्रचार की शक्ति के मामले में वो जो है समाज का बौद्धिक नेतृत्व अभी भी तथाकथित उच्च जातियों के हाथ में ही है और वो वो अपने साथ में अन्य जातियों को, वंचित जातियों को भी अपने साथ में अपने पीछे कर लेने में सक्षम है। तो इसलिए उनका कोई उनसे बैर मोल नहीं लेना चाहता और भारतीय जनता पार्टी तो खास तौर से नहीं, क्योंकि वो मूल रूप से तो वर्ण व्यवस्थावादी पार्टी ही कही जाती है। उसने कुछ वर्ण व्यवस्था को लचीला बनाने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम अपनाए हैं, लेकिन मूल रूप से ये है कि मूल रूप से उसका उसकी जो वर्ग सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्ग सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी को संचालित करती है, वो जातिगत ऊंच नीच में विश्वास रखती है और जातिगत श्रेष्ठता को जो उसके अगुवाकार की जातियां हैं, वो जातिगत श्रेष्ठता के दम को छोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं है। यहाँ तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब इस तरह की बातें की कि जातिवाद को समाप्त होना चाहिए, अब जमाना बदल गया है और वो पुरानी चीज़ों को बदलना पड़ेगा, पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा, तो सवर्ण जातियाँ वो जो संघ की अनुयायी हैं, वो लोग भी मोहन भागवत की आलोचना करने से व्यक्तिगत बातचीत में नहीं चूक रहे। वो लोग भी मोहन भागवत के प्रति उन्होंने कटुता तक जाहिर की है ऐसे बयान देने के लिए। कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग संचालित करते हैं, जो लोग जिनकी वर्गसत्ता भारतीय जनता पार्टी में कही जाती है, उन्हें वर्ण व्यवस्था में बदलाव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात भी सही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने आप को ये घोषित किया कि वो पिछड़ी जाति के हैं और उनकी जाति को नीच समझकर जो विरोधी है वो वो उनके बारे में उनको गालियां देते हैं उनके, तो इससे उन्हें बड़ी सहानुभूति बटोरी। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक समय में बड़ा गाना गाया और अब वो उतनी चर्चा बाबा साहब की नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कोई मौका आ जाता तो बाबा साहब की ऐसा लगता कि बाबा साहब के प्रति भी उनके मन में बहुत ही कूट कर श्रद्धा भरी हुई है। लेकिन सब जानते हैं कि मोदी जी खाँटी राजनीतिक हैं, यानी पाखंड करना उनको अन्य राजनीतिज्ञों की जो राजनीतिक नस्ल की जो पहचान होती है पाखंड करना, उस पाखंड को करने में वो भी बड़े प्रवीण हैं। तो ये हर एक कोई जानता है। अगर बाबा साहब कि वो अगर इतने ही बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है और बाबा साहब के विचारों से इतने ही सहमत हैं, तो फिर उनको बहुत सारी चीज़ें मान लेनी चाहिए। उनको रिडल्स हिंदुइज्म जो बाबा साहब ने लिखा है उसके बारे में भी, और जिसको एक समय पे प्रकाशित किया गया सरकारी प्रकाशक के द्वारा,
उस रिडल सिंधु की भी चर्चा कर लें, और जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर कटु प्रहार किए हैं। एक बार जैसे अन्य तमाम नई चीज़ें वो पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में चलवा रहे, वो जरा ये बाबा साहब के भी जो विचार हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो तो इन विचारों को भी अपने वो पाठ्यक्रमों में स्थान दिला के देखें, वो जरा इसका साहस दिखाएं। सबने देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक संशोधन किया था अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न के मामले में, मतलब उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है एक दोषियों को जो उसके गुनहगार ठहराए जाते थे उनको एक रियायत देने की कोशिश की थी, उसका दुरुपयोग रोकने के नाम पे। तो उनका सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उस सिलसिले में, उस रूलिंग को निरसित करने के लिए, उस रूलिंग को हटाने के लिए वो एक विधेयक उन्होंने पारित करा लिया था उसमें संसद में, और उस समय पे उनके खिलाफ बड़ा माहौल बन गया था। सवर्ण जो उनके सवर्ण समर्थक थे वो उनके खिलाफ खुल के चिल्लाने लगे थे, और इसलिए उसके बाद में मोदी डर गए थे और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता। तो वही बात है कि अब मोदी जी उस दिशा में एक सीमा से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते, और वैसे भी देखा गया है कि केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों की नियुक्तियों का प्रश्न हो, या राज्यों में भी महत्वपूर्ण पद देने का प्रश्न हो कि पोस्टिंग प्रशासन में देने की बात हो, या अपने मंत्रिमंडल में भी जो प्रभावशाली मंत्रालय हैं उन्हें सौंपने की बात हो, तो प्राय इन मामलों में वो दलितों को या पिछड़ों को मौका देने से बचते हैं। मतलब वो इस धारणा में विश्वास करते हैं कि योग्यता जन्मगत होती है, और वो जो है सवर्णों के अंदर ही योग्यताएं और क्षमताएं हैं, और बाकी जो जातियां शूद्र कह के और जिनको हे दृष्टिकोण से देखा गया है, वो कहीं ना कहीं वो भी विश्वास रखते हैं, इसके बावजूद भी कि वो अपने को पिछड़ा कहते हैं, और वो इस समय एक इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो तमाम विरोधाभास में तो यहाँ तो चलता रहता है। यहाँ पे तो ये भी है कि पूजय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, तो अब एक तरह से उनका सम्मान न करने की बात है, वो भी धर्म ग्रंथ उनके लिए पूज्य है, और दूसरी तरफ वो करनी में क्या है, वोटों के लिए क्या करना पड़ता है उनको, ये इसकी भी वो डिफेंड करना चाहते हैं। इसमें भी कोई इन ऐसी धार्मिक पुस्तकों में भी कोई संशोधन नहीं करना चाहते। संशोधन के जो लोग उन संशोधनों का विरोध करते हैं, संशोधन के प्रस्ताव, वो उन्हीं के साथ में खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कि सबसे ज़्यादा देश में सम्मान का, सबसे ज़्यादा पूजने का पद कौन सा है, तो वो पद राष्ट्रपति का है। भले ही वो शोभा का पद हो, लेकिन सर्वोच्च सम्मान का पद तो वही है। तो उनके कार्यकाल में अभी तक दो राष्ट्रपति चुने गए, उनमें से एक अनुसूचित जाति का था, और जो वर्तमान राष्ट्रपति वो अनुसूचित जनजाति की। तो अब उस धारणा को शूद्र न सकल गुण प्रवीणा, मतलब उसको अगर चौपाई को अगर वो सही मानते होते, अगर वो घोषित रूप से वही ठहराते हो उसको सही, लेकिन अगर उसको अगर सही ठहराते, अगर इसमें अगर ईमानदारी से अगर ये बात है, तो फिर ये पद, इन पदों पर उनको जो है इन पदों पर नहीं लाना चाहिए था अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को। और मैं अगर उनको, इससे तो बेहतर ये था कि वो लाल कृष्ण आडवाणी को ही बन जाने देते राष्ट्रपति बन जाने के बाद तो कोई खतरा उपस्थित कर नहीं सकता सरकार के लिए। और लाल कृष्ण आडवाणी के भी जीवन के उत्तरार्ध में थे, भी जिस पार्टी में रहे, उस पार्टी को जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटने का काम क्यों करते। लेकिन चूँकि उन्होंने उनकी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी को विरोध किया था, तो वो जो उनका पिछला जितना भी सहयोग था, उनके जितने उपकार थे वो अपने प्रति, वो मोदी जी ने सारे बुला दिए, और लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया, और इसके लिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में दलित कार्ड को लेके आ गए। लेकिन अब ये पाखंड है नहीं कि एक तरफ तो आप उन धार्मिक ग्रंथों को बंद नहीं कह रहे जिनमें कहा गया है कि शूद्र को नहीं पूजना चाहिए, वो चाहे जितना गुण ज्ञान संपन्न हो, और दूसरी तरफ ये भी है कि आप जो उनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है कि सर्वोच्च सम्मान के पदों पर आप जो है वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को
बिठाने का भी अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये राजनीतिज्ञों का चरित्र है कि वो बहुत ही ढुलमुल रहते हैं, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, उनकी प्रतिबद्धताएँ तो बदलती रहती हैं, बड़ी पारे की तरह लुढ़कने वाली होती प्रतिबद्धताएँ। बहरहाल जातिगत जनगणना का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उठा और समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य वो तो एक आजकल अपनी अलग ढबली, अपना अलग राग बजा रहे हैं। तो उनका जो है, उन्होंने जो विधान परिषद में इसका उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, वो शीर्षस्थ नेताओं, उन्होंने योगी जी को शुमार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो जो शीर्षस्थ नेता हैं वो भी जातिगत जनगणना के पक्षधर है। वो उन्होंने भी जो है मौका देखकर मौके के अनुरूप बात कहना ज़्यादा उचित समझा। तो उन्होंने कहा कि वो भी और में हम तो पक्षधर हैं ही, लेकिन तकनीकी तौर पर हम जो है जातिगत जनगणना नहीं करा सकते, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं करा सकता। जातिगत जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार ही इस बारे में कोई फैसला लेगी, हम तो फैसला नहीं लेंगे। तो अब उससे अगर किसी को ये आभास हुआ हो कि इसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ ऐसी बात कहेंगे, वो भी जातिगत जनगणना का समर्थन, जातिगत जनगणना की मांग के प्रति समर्थन दिखाएंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में जवाब देने का मौका विधानसभा में आया तो उन्होंने बिल्कुल भी ये बात नहीं कही। उन्होंने केशव मौर्य की बात को एंडोर्स करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो उससे जातिगत जनगणना की मांग से दूर रखते नजर आए। और उन्होंने कहा कि आपको तो तभी ध्यान आती है, हम तो सभी जाति का मुद्दा आपको तभी ध्यान आता है जब आप राजनीतिक रूप से गड्ढे में जा रहे होते हैं। और उन्होंने तमाम सारे उदाहरण गिना डाले कि अगर पीडीए की अगर आप बात ईमानदारी से करते हैं, अगर वास्तव में आप पिछड़ों के शुभचिंतक हैं, तो राजू पाल, उमेश पाल, अखिलेश निषाद की फायरिंग में इन लोगों की, राजू पाल की और उमेश पाल की हत्या और अखिलेश निषाद की पुलिस फायरिंग में मौत के मामले में आपका पिछड़ा प्रेम कहाँ चला गया था, इस ढंग के उन्होंने सवालिया निशान लगाए। और उन्होंने मतलब ये साफ कर दिया कि हम तो सबसे बड़ी जाति गरीब को और किसान को, इन लोगों को मानते हैं और हम ये जो है इनके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। और उसके तहत ही कमज़ोर वर्गों की स्वतः मदद हो रही है। अलग से हम इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं समझते। तो जो एक करनी में जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसी के अनुरूप उन्होंने जो है अपनी वाणी से भी वही बात की है, वाणी में भी उन्होंने कोई कपटाचार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति जातिगत मुद्दों में फंसने की नहीं है, इसलिए वो जातिगत जनगणना जैसे विचार को समर्थन देना उचित नहीं समझती। ये उन्होंने अपने एक बयान में जाहिर कर दिया है और निरुत्तर भी कर दिया कि वो जो लोग जो पिछड़ों का राग अलाप रहे हैं, पिछड़ों के हितैषी होने का राग अलाप रहे, वो लोग भी मौका पड़ा गया तो अपने परिवार के उन्होंने हितों का पोषण किया, वो भी व्यापक रूप से उनके हितों का पोषण नहीं कर पाई। ये बात सही भी है। सामाजिक न्याय के प्रति समाजवादी पार्टी भी कोई, उसका भी रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो उन्होंने, योगी जी ने एक सवाल उठाया कि भाई अगर आप आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे तो आपने फिर कांचीराम का और बाबा साहब अम्बेडकर के संस्थान का नाम क्यों बदलवाया था? फिर आपने उन जो दलित महापुरुष थे उनको जो है उनके स्मारक तोड़वाने की आपने कोशिश क्यों की थी? उसी में एक बात ये भी जुड़ सकती है कि आपने जो प्रमोटेड दलित अफसर थे उनको आपने रिवर्ट क्यों किया था? तो और जिस समय पे मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय अपनी पार्टी को छोड़ के, और वो चंद्रशेखर के पाले में आपके जो पिताजी जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह जी यादव, वो क्यों चले गए थे? और आपने व्यापक रूप से कितना पिछड़ों का जो हित संवर्धन किया जब आपको मौका मिला। आप तो सवर्णों का भी तुष्टीकरण करते रहे, ये भी एक बात बिल्कुल सही है। आप तो
राजनीति के हिसाब से आप पिछड़ों की बात करते, दलितों की बात करते, लेकिन भले हो सकता है कि अब आपके विचार बदल गए हों, लेकिन अभी तक जो मौका मिला उसमें आपने कोई ये जाहिर नहीं किया कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक तार्किक परिणति तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनकी अपनी इसी कमी की वजह से आज वर्ण व्यवस्था बरकरार है। वरना मतदाताओं ने तो मौका दिया था, आप सामाजिक न्याय की जो संघर्ष था उसको आप तार्किक परिणति पर पहुंचा देते और वर्ण व्यवस्था को आप बिल्कुल अप्रासंगिक बना देते। अपने समय आप ऐसे कदम उठा सकते थे, इससे भारतीय समाज का इससे बहुत बड़ा भला होता अगर ऐसा किया जा सकता था, लेकिन अब आपने नहीं किया। तो जो लोग उस आपकी लाइन के नहीं है, वो लोग अगर सत्ता में तो वो लोग क्यों करेंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि योगी की ये साफ गोई, योगी की प्रतिबद्धता के मामले में ईमानदारी, इसने उनको राजनीति में एक अलग पहचान बनाने का मौका दिया है। हालांकि हम उनकी बात से सहमत नहीं है, वो जो हम ये मानते हैं कि सामाजिक न्याय की दिशा में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी की बात होनी चाहिए। आपको धन्यवाद कहने के पहले वही बात आपसे फिर दोहरानी है कि वही अपील करनी है, वही गुजारिश करनी है, वही निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि वो जो घंटी वाला बटन दबाने से हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और इस वीडियो में विचार व्यक्त किए गए, हमारे द्वारा व्यक्त किए गए विचार आपको कैसे लगे इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये भी लिखें कि आपको हमारा चैनल कितना पसंद आ रहा है या नापसंद आ रहा है तो उसकी वजह क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।